जय हिंद दोस्तों। यह गुप्त काल का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे। गुप्त काल एक विशाल साम्राज्य था। गुप्त काल के शासकों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी। इस काल की यानी इस विशाल साम्राज्य के लिए सबसे खास बात एक थी इसकी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली। यानी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, जिन पर इन साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था उन पर इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलते थे। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। किसी भी साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुशल प्रशासक और उनके सहयोगी का कुशल होना दक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। तो गुप्त काल में ये सारी खूबियां व्याप्त थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का होता था। गुप्त काल में सबसे अगर महत्वपूर्ण पद था तो वह था राजा का। यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहें, इसमें आप एक आगे चल करके वंशानुगत क्रम भी देखने को मिला था। तो इस तमाम चीज़ों को हम समझेंगे, किस तरह से राजा महत्वपूर्ण पद हासिल किए हुए थे, उनके कार्यभार क्या थे, प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या थी। इस पार्ट में हम लोग और भी पढ़ेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, और उनके कला और साहित्य के प्रति रुचि बखूबी कितना था। इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम इस पार्ट में। समझते हैं क्या है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह मुख्य रूप से 3 भाग में बटी हुई थी, 3 लोगों पर ही केंद्रित थी। पहला था राजा, राजा जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद हासिल किए हुए थे। और दूसरा था मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से आप समझ गए होंगे कि मिनिस्ट्री मंत्रालय। जिस तरह से आज हमारे यहाँ सरकार को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं और अपनी वह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, जिसके कारण सरकार को कार्यभार कार्य संपादित करने में सहूलियत हो जाती है। ठीक उसी तरह उस समय भी राजा हुआ करते थे और उनके सहयोगी मंत्रिपरिषद भी थी, और साथ में अधिकारीगण। और अधिकारीगण का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था उस जमाने में भी और आज भी। आज समझ लेते हैं कुछ उन अधिकारियों में किसी खास अधिकारियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था और वह किसी खास संबंधित विभाग को देख रेख करते थे। तो उसको हम जो परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है इससे, इसको याद कर लेते हैं। क्या है? महादंडनायक। आप याद रखें, महादंडनायक एक पद हुआ करता था, अधिकारी होते थे। वह उनका विभाग क्या होता था? दंडनायक। इसका मतलब निश्चित रूप से न्यायाधीश के पद पे। आज भी समझते हैं आप कि जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी दोषी को दोषी साबित करके उनको पनिश करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक उसी तरह उस जमाने में भी महादंडनायक। मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्तमान के हालात को आप कोरिलेट करके पढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से एक लंबे समय तक आप उसको समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। तो याद रखिए, न्यायाधीश वर्तमान में जो है न्यायाधीश, उनका काम क्या है? न्याय देना, और न्याय में दोषी पाने वाले लोगों को पनिशमेंट कर देना यानी दंड देना, तो वह महादंडनायक कहलाते थे। दूसरा है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत बहुत ही पावरफुल। वह होते कौन थे? वह सेनापति हुआ करते थे। महाबलाधिकृत एक पद हुआ करता था, अधिकारी होते थे जिनका डिपार्टमेंट कौन था? सेनापति। यानी इनका संबंधित विभाग सेना से था और उसके वह अधिकारी हुआ करते थे। संधि विग्रहिक। संधि विग्रही, संधि का मतलब होता है तालमेल बिठा के सामंजस्य स्थापित कर देना। वह कब होगा? युद्ध एवं शांति का मंत्री। जिस तरह से आज हमारे यहाँ गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, ठीक उसी तरह से उनके शासन साम्राज्य में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए थे। युद्ध एवं शांति के मंत्री को संधि विग्रहिक नाम दिया गया था। तीसरा नाम है दंडपाशिक। दंडपाशिक याद रखिए, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पनिशमेंट देने का अधिकारी कौन होगा? जो पुलिस डिपार्टमेंट में होगा, यानी जिनकी कार्यक्षमता प्रशासनिक यानी शासन को देखने वाली होगी, उनको ही यह अधिकार दिया गया होगा। तो आप आसानी से इन अर्थ को समझ करके डिपार्टमेंट का चयन भी कर सकते हैं। महादंडनायक न्यायाधीश, महाबलाधिकृत सेनापति, संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति के मंत्री हुआ करते थे, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। इस तरह से आप क्रम से एक बार रिकॉल करें, फिर आगे बढ़ें, रिकॉल करें, फिर आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा याद करने में सहूलियत होगी। अच्छा, विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक का मतलब क्या हुआ? शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी। शिक्षा एवं धर्म संबंधी। देखिए, शिक्षा और धर्म दोनों महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में रखते हैं। तो इसको या जहाँ शिक्षा होगी वहाँ विनम्रता जरूर आएगी। तो इस तरह से इसका डिपार्टमेंट क्या हुआ? विनय स्थिति संस्थापक। यह जो अधिकारी होते थे वह शिक्षा और धर्म के बीच तालमेल सामंजस्य बिठाते थे। भंडागाराधिकृत। भंडार यानी याद रखिए जो ट्रेजरी टाइप होता है, तो वह राजकोष का अधिकारी। तो आप थोड़ा सा अपने मन से याद रखिए ये सब चीज़ कि भंडार का मतलब स्टोर हाउस, स्टोर का मतलब क्या? खजाने से है, खजाने का मतलब राजकोष से है। इस तरह से आप उसको याद रखिए। तो दंडपाशिक समझ गए, पुलिस विभाग का अधिकारी।
बिना स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधित तालमेल बिठाने वाला, भंडागाराधिकृत जो राजकोष से संबंधित अधिकारी। अब है महाछापटलिक। महाछापटलिक याद रखिएगा, लेखा विभाग, अकाउंट सेक्शन, जो आय व्यय का हिसाब रखने वाले, यह क्या कहलाए? महाछापटलिक। याद रखिएगा, महाछापटलिक जो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। तो पेपर में प्रश्न बनता है कि महाछापटलिक से संबंधित विभाग का चयन करें, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको यह पता होना चाहिए, महाछापटलिक जो इस नाम से थोड़ा सा अलग दिखता है, इसलिए इसको आप याद कर जाएंगे। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, यानी उनमें आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी महाछापटलिक के नाम से जाना गया। महाप्रतिहार, अगला नाम आता है महाप्रतिहार का, जो राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करता था। राजप्रसाद का मतलब राजा के महल से है, तो राजा के महल में निश्चित रूप से बहुत चाक चौबंद होगी और अन्य तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी होंगी, उसका देख रेख करने वाला, उसका सारा हिसाब किताब रखने वाला महाप्रतिहार कहलाए। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनके संबंधित विभागों को यहाँ पर लिखा है और उनके डिपार्टमेंट को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्नों को आपके सामने शामिल भी किया है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें क्या बताया था? राजा बहुत ही पावरफुल होता था, यानी अगर देखा जाए तो क्रम में सबसे ऊपर राजा का ही स्थान होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अब जब हम न्यायाधीश की बात करते हैं तो न्यायाधीश यहाँ भी होता है महादंडनायक, यानी राजा बहुत बड़े दंडनायक के पद पर आसीन होते थे। वह सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में जाने जाते थे। अच्छा, न्यायाधीश का मतलब किससे है? दंडनायक से भी है, महादंडनायक से भी। एक सामान्य दंड भी देना, एक बहुत विशाल दंड देना, एक सर्वदंडनायक, सबको दंड दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दंड न्यायाधीश का जो संपर्कित क्षेत्र हुआ, दंडनायक से, महादंडनायक से, सर्वदंडनायक से है। अच्छा, न्यायालय की अगर बात करें तो न्यायालय जो है वह 3 भागों में बटे हुए थे, नहीं 4 भागों में बटे हुए थे। एक तो राजा का न्यायालय था, दूसरा पुग था और तीसरा श्रेणी, चौथा कुल। राजा का जो न्यायालय था वह राजा यह न्याय क्षेत्र को बखूबी समझते थे कि राजा समझते थे कि हमारे साम्राज्य के भीतर जो कुछ भी होगी, जनता की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजा का न्यायालय निश्चित रूप से अपने अनुसार निर्णय दिया करता था। पुग, पुग का मतलब क्या हुआ? अन्य बहुत सारे एक से अधिक श्रेणी के लोग अगर शामिल होते थे, उनका जो यानी एक से अधिक जाति के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और उनकी सुनवाई की जाती थी, उसको पुग नाम दिया गया। अगला है श्रेणी, किसी खास जाति के लोग ही अगर उसमें शामिल हो तो श्रेणी नाम दिया गया। कुल, एक कुलीन वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। कुल मिलाकर के इस न्यायालय को समझे तो न्यायालय का मतलब एक ही था कि जो दोषी लोग को दोष साबित करके उनको पनिश करना, दंडित करना। अब इससे एक महत्वपूर्ण बात याद रख लेना है हमारे लिए, क्या है कि पहली बार दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, दीवानी और फौजदारी याद रख लेना है। दीवानी और फौजदारी, ये जो 2 मुकदमे होते हैं जिस न्यायालय में होते, दीवानी न्यायालय और फौजदारी, इसको परिभाषित किया गया तो गुप्त काल में ही परिभाषित किया गया था। पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को परिभाषित करने का काम गुप्त काल में ही हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के तमाम चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे हम नगर न्यायालय की। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करता है, उसी तरह शहर में एक न्यायालय होता था जिसको अलग नाम अधिकरण मंडप के नाम से जाना गया, अधिकरण मंडप। और जो न्यायाधीश होते थे उसको अधिकारिक के नाम से जाना गया। जो कोर्ट होता है उसका नाम दिया अधिकरण मंडप और जो न्यायाधीश होते थे उसमें उसका नाम दिया गया अधिकारिक। इतना याद रखें आप। चलिए अब सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। हमने प्रशासनिक व्यवस्था में पहले आपने देखा कि किस तरह से मंत्री परिषद थे और उनका विभाग था बटा हुआ। अब हमने सैन्य व्यवस्था को देखा, अब हम न्याय व्यवस्था को देखा, अब हम सैन्य व्यवस्था को देखेंगे। सैन्य व्यवस्था में क्या था? प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, यानी राजा के पास अपनी सेना होती थी और सेना का जो प्रमुख होता था वह सेनापति होता था। और उस सेनापति को एक डिपार्टमेंट देखा आपने कि महाबलाधिकृत, उस नाम से जाना गया। सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसमें महाबलाधिकृत होता था, जो सेनापति से संबंधित था। अच्छा, सेना के अंग जो हैं, जिस तरह से आज आपने देखा होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक उसी तरह से उस जमाने में भी पदाति, रथारोही, अश्वारोही और गज सेना, इस तरह की सेनाएं हुआ करती थी। हाथी वाले, घोड़े वाले, पैदल, रथ वाले, इस तरह से जो डिपार्टमेंट उनकी बटी हुई थी, एक क्लासिफिकेशन था। सेना राजा के पास अपनी हुआ करती थी ताकि उनकी क्षमता और भी विकसित हो पाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में, किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन था।
आगे हम बात करेंगे राजस्व के स्रोत के बारे में। सैन्य व्यवस्था समझ गए आप, है ना। राजस्व के स्रोत यानी सारा खेल तो पैसों से ही संभव है, और सरकार के पास गुप्तकालीन शासन को चलाने के लिए जो राजस्व की व्यवस्था होती थी वह किस तरह से होती थी, वह कहाँ से राजा के पास पैसे आते थे, और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला नाम आता है भाग। भाग का मतलब क्या होता है, कर्ज टैक्स से ही है। वह याद कीजिए, भूमि उपज का जो लैंड उपज जो लैंड प्रोड्यूस है, जो जमीन पर जो उपज होती थी उसका 1/6 पार्ट एज ए टैक्स के रूप में इम्पोज किया जाता था। यानी राजा अपनी प्रजा पर 1/6वां हिस्सा भूमि कर के रूप में लगाते थे, जिसको भाग नाम दिया गया। पेपर में प्रश्न बनता है कि भाग का तात्पर्य किससे है। भाग का तात्पर्य उससे है कि भूमि से होने वाले उपज का 1/6वां हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, गुप्तकालीन सम्राट को। दूसरा है भोग। भाग समझ गया, भोग को समझिए। राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर। दैनिक वस्तु यानी फल, कंद मूल, जो कुछ भी डेली भोजन ग्रहण करने योग्य चीज़ें अगर जो मिलती थी उपहार के रूप में, उसको भोग के नाम से जाना गया। प्रतिदिन मिलने वाला गिफ्ट, वह होगा भोग। तीसरा नाम है उदंग्र। उदंग्र क्या था, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। अस्थायी कृषक वे लोग जो परमानेंट रूप से किसान हैं, यानी उनके पास अपना लैंड है, ज़मीन है, उस पर उपज करते हैं और उस उपज का फ़ायदा वह खुद लेते हैं। तो उन लोगों पर टैक्स इम्पोज करना, टैक्स लगाना, एक तरह से उदंग्र नाम दिया गया। अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। अगला नाम आता है ऊपरी कर। अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, जो अस्थायी टेम्पररी, क्योंकि आज जिनके पास अपना लैंड नहीं है वह दूसरे के लैंड को किराए पर लेकर के काम करते हैं, तो इस तरह के किसानों पर जो लगाते थे टैक्स, उसका नाम था ऊपरी कर। वह क्या था, ऊपरी कर। अगला नाम आता है भूतावत प्रत्यय। भूतावत प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर, जो बाहर से हम वस्तु मंगवाते हैं उस पर जो टैक्स लगती थी, उसका नाम दिया भूतावत प्रत्यय। ध्यान दीजिए, भूतावत प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर, बाहरी वस्तु जो हमारे यहाँ आता था इस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता था उसको नाम दिया गया भूतावत प्रत्यय। शुल्क, अब शुल्क का मतलब सीमा शुल्क से भी है, बिक्री कर से भी है। वस्तु पर लगने वाला सीमा शुल्क, जो एडिशनल टैक्स हम इम्पोज करते हैं, आज भी सारी चीज़ें होती हैं। सरकार के पास आमदनी के स्रोत इस तरह से आज भी हैं, लेकिन उस ज़माने में भी था। तो आप वर्तमान के हालात से अगर कोरिलेट करें तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी। कुल मिलाकर आप देखें इसको, तो इसमें देखा आपने कि प्रशासनिक व्यवस्था वह निश्चित रूप से गणतंत्रात्मक थी, और यह वंशानुगत भी हुई। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब हम सामाजिक स्थिति को समझेंगे उसके बाद। याद रखिए, कुछ अधिकारी जो भूमि कर से संबंधित थे उनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। क्या थे, ध्रुवाधिकरण। याद रखिएगा, ध्रुवाधिकरण भूमि कर से जुड़े हुए अधिकारी थे। ये लोग जो लैंड टैक्स था, आपने देखा कि भाग यानी भूमि उपज का 1/6वां हिस्सा राजा यानी गुप्तकालीन शासन में एज ए टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक उसी तरह से उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनका जो फंक्शनिंग था वह क्या था, ध्रुवाधिकरण। नाम पहले याद रखिए, ध्रुवाधिकरण या भूमि संग्रह अधिकारी। भूमि संग्रह अधिकारी, इसका मतलब क्या था, इनका मतलब यह था कि वे अधिकारी जो भूमि संग्रह में इन्वॉल्व थे उसका नाम दिया गया ध्रुवाधिकरण। दूसरा महाछापटलिक, आपने पीछे पढ़ा था, और कर्णिक, दोनों यह आय और व्यय यानी आमदनी और खर्च, साथ में इसका लेखा जोखा रखने वाला, मतलब हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी, वह महाछपटलिक और कर्णिक के नाम से जाने गए। अगला नाम है सौल्किक, जो सीमा शुल्क और भूकर अधिकारी हुआ करते थे। सीमा शुल्क यानी चाहे वह आने वाला चीज़ हो या जाने वाला चीज़ हो, इस पर जो टैक्स इम्पोज करने वाले अधिकारी हुआ थे उसको नाम दिया गया सौल्किक। यह सीमा शुल्क और भूमि कर अधिकारी। अगला है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण यानी भूमि संबंधी विवादों का जो लैंड डिस्प्यूट हुआ करता था, निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण के नाम से जाना गया। न्यायाधिकरण, हमने कुछ नाम लिखे हैं अधिकारियों के और उनके संबंधित विभागों के, पीछे भी बताया था। इस तरह के पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे ही जाते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात और समझनी है आपको कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। उसे अग्रहार कहा जाता था। जो जमीन मंदिरों को या ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसे अग्रहार के नाम से जाना गया। और यह अग्रहार की कुछ खास विशेषता भी यह थी कि यह क्या थी, वह कर मुक्त थी। यह जो अग्रहार थी वह टैक्स फ्री थी। दूसरा, यह जिसको दिया जाता था उसका उस पर पूर्ण नियंत्रण होता था, यानी धारक का पूर्ण नियंत्रण होता था।
तो दो महत्वपूर्ण बात याद हो गया आपको कि मंदिरों को या ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार नाम दिया गया, और अग्रहार की खास विशेषता क्या थी, वह टैक्स फ्री थी, उस पर कोई टैक्स नहीं इम्पोज होता था। और दूसरा, जिसको दिया जाता था उसका पूर्ण नियंत्रण होता था उस जमीन पे। तीसरी बात एक और थी कि उसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्य था। यानी अग्रहार कोई मंदिरों को दिया जाने वाला जमीन या ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जमीन, उसका मकसद एक ही था, या तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए या नहीं तो शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए। तो उसका उद्देश्य, मकसद उसका दो ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ गए होंगे। अच्छा, अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी। अच्छा, 4 वर्ण कोई नई बात नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने पीछे भी पढ़ा था कि समाज को 4 भागों में बांटा गया। ठीक उसी तरह गुप्तकालीन समाज भी 4 वर्गों में विभाजित थे, लेकिन विभाजन का जो आधार था वह गुण एवं कर्म न होकर के जन्म के आधार पर उनका विभाजन किया गया था। अच्छा, जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य और जन्म से शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाने वाले, यज्ञ करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले। क्षत्रिय शासन सेना की जिम्मेदारी संभालने वाले, लड़ने वाले। वैश्य बिजनेस व्यापार करने वाले, और शूद्र सेवा करने वाले। इस तरह से सामाजिक विभाजन जो था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर ही था। अब जन्म के आधार पर करने का मतलब क्या है, जो जिस स्कूल में जन्म लेते थे उनका फंक्शनिंग भी उसी आधार पर बढ़ जाता था। सबसे छोटी इकाई जो थी वहाँ पर परिवार। आप समझना है आपको कि परिवार जो है वह सामाजिक पृष्ठभूमि का सबसे छोटा इकाई हुआ करता था। समाज का जो हिस्सा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल परिवार का है, तो परिवार सबसे छोटी इकाई के रूप में काउंट किया गया। अच्छा, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात समझनी है कि फाहियान, हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी तीर्थयात्री आए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। इसमें फाहियान ने भी कुछ लिखा है कि अस्पृश्य वर्ग, जो अछूत वर्ग थे, अनटचेबल जिसको बोलते हैं, उसको फाहियान ने अपने वृत्तांत में लिखा है चंडाल, चंडाल और अंत्यज। अंत्यज या चंडाल, यह नाम फाहियान के द्वारा किनको दिया गया है, अस्पृश्य वर्ग को दिया गया है। इसको उस समय शिकार करना, मांस मार काट करना, ये सब जितने भी काम थे वो सब चंडालों के द्वारा ही संपादित होता था। इसको फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उसे चंडाल नाम दिया है, और अंत्यज का है किसको, अस्पृश्य वर्ग को। अच्छा, ह्वेन-सांग ने भी बताया है कुछ कि शूद्र को खेतिहर कहा है। जो शूद्र थे उनको खेतिहर नाम दिया गया। खेतिहर का मतलब खेतों में मजदूरी करने वाले और मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करने वाले, उसको खेतिहर नाम दिया गया है। किसको, शूद्रों को, ह्वेन-सांग के द्वारा। अच्छा, कायस्थ एक जाति होती है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति से सबसे पहली बार कायस्थों के बारे में उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख किस लिए था, उस समय भूमि दान दी जाती थी, और इसके बारे में, इसके लिए परंपरा जो जारी हुई उसमें कायस्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो इसकी जानकारी याज्ञवल्क्य स्मृति से ही मिलती है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड दिया जाता था। आपको बता दूं, यह चीज़ जो है वर्ण भेद पर कायम था, यानी दंड जो है वह वर्ण भेद पर कायम था। दंड, आप याद कीजिए, गलती करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वहाँ पर कि वर्ण भेद के आधार पर ही दंड दिया जाता था, यानी वर्ण भेद जो थी वह दंड जो थी वह वर्ण भेद के अनुसार ही होती थी। आप समझ लीजिए कि मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चोरी करने वाले ब्राह्मणों को सबसे अधिक दंड दिया जाता था, जबकि शूद्रों को सबसे कम दंड दी जाती थी। चोरी करते हुए अगर पाए गए ब्राह्मण तो उसको कठोर पनिशमेंट दी जाती थी, जबकि शूद्रों को कम दंड दी जाती थी। इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ अगर हत्या की बात करें, कोई हत्या के दोषी किसी शूद्र को पाया गया, उसको सर्वाधिक दंड मिलता था, जबकि ब्राह्मणों को दंड ऐसा नहीं दिया था, कम दंड दी जाती थी। अच्छा, एक बात और भी है, ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त थे। अब आप समझ लीजिए ये कितनी पार्शलिटी रही होती होगी कि ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त थे, यानी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती थी। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह से किस तरह से यहाँ पर जो दंड के अनुसार, दंड जो था वह वर्ण भेद कायम करता था। वहाँ पर वर्ण के आधार पर पनिशमेंट में भी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण था, एक पार्शलिटी होती थी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। खासकर अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। उस गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, यानी वह प्रीवियस टाइम की तुलना में कुछ खराब ही थी। उसमें समझना है कि अल्पायु में विवाह हो जाती थी। जब कम आयु में विवाह होगी तो निश्चित रूप से आपके भीतर परिपक्वता की कमी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता आप में विकसित नहीं हो पाई होगी।
तो इस तरह से अल्पायु में विवाह होना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा पर्दा प्रथा थी, यह भी समाज के लिए उतना अच्छा चीज़ नहीं है। सती प्रथा भी, यह भी, यानी इस तरह से आप देखें ये सामाजिक कुरीतियाँ में ही गिनी जाती है। अल्पायु में विवाह होना, पर्दा प्रथा होना, सती प्रथा का होना, इस तरह से स्थिति देखें आप, स्त्रियों की स्थिति जो थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, इसमें कुछ और बात याद रखना है कि मेघदूत के अनुसार देवदासी प्रथा का प्रचलन था। देवदासी प्रथा याद रख लेना है, देवदासी प्रथा प्रचलन में थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। यह अमर कोश से जानकारी प्राप्त होती कि स्त्री शिक्षाओं के लिए आचार्य, उपाध्याय, इस तरह से पद जो है वह सृजित किए गए थे। स्त्री शिक्षा प्रचलित थी। कामसूत्र में गणिकाओं एवं वेश्याओं के बारे में चर्चा की गई है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि महिलाओं की स्थिति उतनी उन्नत नहीं थी। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि पूछा जाएगा गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलन में थी या नहीं थी, तो गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलन में थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सामाजिक व्यवस्था को और इस प्रशासनिक व्यवस्था को आप बखूबी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।